So, hi guys, I am Yashovardhan and today is 30th April 2025 और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक, अगर हम टॉप स्टोरीज देखें कल से लेकर के आज तक, जस्ट मैं आने के पहले देख रहा था। यहाँ हमें दिखता है कि एक 63,000 करोड़ की एक डील हो गई है 28 ऑफ अप्रैल को बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। अब ये क्या है? ये राफेल फ्रांस की कंपनी है दासो एविएशन, वो बनाती है और भारत के पास ऑलरेडी पहले से भी 26 राफेल विमान हैं जो हमारी एयरफोर्स ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है। अब वो ऑलरेडी हैं पहले से, तो उसका भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। और ये क्या है? ये राफेल मरीन एम है, ठीक है। इसका जो एडिशन है ये मरीन के लिए है, मरीन मतलब नौसेना के लिए है, ठीक है। देखें तो हर जगह पीआईबी में भी एक खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, राइट, एनडीटीवी भी दिखा रहा है, सभी लोग लगभग, इंडियन एक्सप्रेस सब दिखा रहे हैं। तो सॉरी, ये पहला इसका विमान आएगा 2028, मतलब 25 है तो 3 साल बाद आएगा और लगभग 31 तक सब आ जाएंगे भारत में, ठीक है। क्या है, कितने हैं, अब हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात कि भारत और फ्रांस के बीच में जो डील हुई है, इसके क्या क्या हम देखेंगे भविष्य के लिए, किस तरह के प्रभाव पड़ने वाले हैं। पाकिस्तान और चाइना को लेकर के भी देखेंगे, या हम देखेंगे इंडियन ओशन में भारत की कितनी पकड़ हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के पास चाइना के बने हुए, अमेरिका के बने हुए फाइटर जेट हैं और चाइना के पास तो अपने खुद के ही हैं, क्योंकि वो तो दूसरों तक को बेच रहा है। ऐसे में ये कैसे बेहतर है ये, क्योंकि बात तो यहीं से है कि आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। हम रशिया के ऊपर क्यों नहीं अब जाते कि रशिया से हम मिग ले लें, उसका ऑलरेडी हम मिग 29 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और पहले फ्रांस का मिराज 5000 ऑलरेडी इस्तेमाल करें, तो फ्रांस भी हमारे लिए परखा हुआ है, रशिया भी हमारे लिए परखा हुआ है। और ऑलरेडी जो हम राफेल ले चुके हैं वो हमारे अंबाला में पोस्टेड हैं। अंबाला में जो एरिया हमारा, तो जो पूरा का पूरा नॉर्थ और सेंट्रल को देखता है कि अगर इंडिया के ऊपर कोई अटैक हो तो वो देखें। अब हम इस पर बात करेंगे कि 28 ऑफ अप्रैल 2025 को भारत और फ्रांस के बीच में एक डील हुई और ये 26 राफेल मरीन विमानों की डील हुई है। कुछ पूछना तो प्लीज पूछ लीजिएगा, इसका ट्रांसलेटेड वर्जन इंग्लिश का मिल जाएगा आपको। अब ये जो डील हुई है, तो पहला एक प्रश्न निकलता है, जब आपके मन में सवाल आते हैं उन सवालों को मैं यहाँ व्यक्त करता हूँ आपके सामने। अब आप पूछेंगे डील में प्रधानमंत्री और वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने साइन किए होंगे, तो हम कहेंगे नो। कभी भी किसी भी डील पर प्राइम मिनिस्टर के या किसी मिनिस्टर के साइन नहीं होते हैं, वहाँ पर होते हैं उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो करता है। तो यहाँ पर हम देखें डिफेंस सेक्रेटरी कौन है हमारे, राजेश कुमार, तो उनके भी डिफेंस सेक्रेटरी आए होंगे, तो उनके डिफेंस सेक्रेटरी यहाँ पे साइन किए, राइट। तो यहाँ पर एक बात और आपको पता चल गई कि साइन करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप के पास नहीं है। लेकिन डिसीजन वो लेते हैं, डिसीजन कौन लेगा, पॉलिटिकल लीडरशिप लेगी। अब इसकी कौन सी कमिटी है ये भी देखना पड़ेगा, कौन सी ऐसी कमिटी है, कैबिनेट लेवल की कौन सी कमिटी है जो कि इस तरह की डील्स को मंजूरी देती है, वो भी हम बात करते हैं अभी। सबसे पहली चीज तो ये कि 26 राफेल मरीन आ रहे हैं और ये कहाँ से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, और इसमें 22 रहेंगे सिंगल सीटर और 4 रहेंगे डबल सीटर। अब आपके मन में सवाल आएगा, भाई ये अंतर क्यों है, सिंगल सीटर और डबल सीटर आया कि नहीं आया, मैंने डाल दिया। तो जो सिंगल सीटर हैं ये तो भाई कहीं पे भी अटैक में काम करेंगे। जो डबल सीटर किस लिए हैं, जैसे अभी हम डबल सीटर हैं आप और मैं, इट मीन्स एक होगा कोच ट्रेनर जो आपको ट्रेन करता है, तो यहां पर भी जो डबल सीटर है वो काय के काम आएगा, ट्रेनिंग के काम आएगा। तो हमने 4 लिए हैं ट्रेनिंग के लिए, कि ट्रेनिंग देने के लिए, तो ट्रेनर्स उसको ऑपरेट करेंगे, और जो 22 हैं ये अपॉइंट कर दिए जाएंगे, डिप्लॉय कर दिए जाएंगे जिस भी एरिया में हमें जहां लगता है। और ये किस पे डिप्लॉय होंगे, ये विक्रांत पर और विक्रमादित्य पर, ठीक है। तो हमारे पास 2 ही तो हैं अभी इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर। अब अगर हम देखें इसकी खूबियां, हम कुछ देख लें कुछ खास, बाकी तो हम आगे और डील करेंगे। ये क्या है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइल्स को भी लेके जा सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब को भी लेके जा सकता है अटैक करने के लिए कहीं, बिल्कुल। और ये डील कितने की है, हमने जब स्टार्ट किया तब बताया कि 63,000 करोड़ की डील है ये। अब अगला क्या है, अब तक भारत की फ्रांस के साथ ये सबसे बड़ी डील है। इसके पहले भी राफेल हमने खरीदे, वो इतनी बड़ी डील नहीं थी। दूसरा और क्या हुआ था, जैतापुर में जो फ्रांस ने क्या लगाया, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया हुआ है, ठीक है, वहां भी एक नहीं 5 लग रहे हैं, वो डील भी इतनी बड़ी डील नहीं थी। तो अगर ये डील देखा जाए तो फ्रांस के साथ अब तक द्विपक्षीय, अगर हम बाइलैटरल रिलेशन में देखें तो सबसे बड़ी डील है ये।
अब देखिए मैंने पूछा कौन सी कमेटी देती है, तो कमेटी ऑन क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, तो ये देती है। प्राइम मिनिस्टर ही हेड करते, जितनी भी कैबिनेट लेवल की मीटिंग्स होती हैं उन सबको चेयर कौन करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो 23 अप्रैल को इस कमेटी ने जब इसको बोला कि भाई पास, मतलब साइन कर दिए प्राइम मिनिस्टर ने कि ठीक है मंजूरी दे दिए, और उसके बाद फिर ये डील हो गई है। क्लियर है। और सोचिए कि ये डील हमारी कब हो रही है, पहलगाम के ऊपर अटैक होने के बाद। मतलब इंडिया बहुत सीरियस है कि हमारे साथ जो चीज़ें चल रही हैं हमें भी बदले में क्या करना, रिटेलिएशन दिखाना होगा, विरोध दिखाना होगा। तो वो तैयार है पाकिस्तान इस चीज़ के लिए। अब अगली बात आती है, ये कब से डिलीवरी स्टार्ट होगी, तो 3 साल बाद से 2028-29 में पहला बेड़ा आ जाएगा, और बाद में हम देखते हैं कि लगभग 31-32 तक जितने भी कंप्लीट हैं 26 पूरे के पूरे आ जाएंगे। आपके मन में सवाल आएगा कि हमने इसी को क्यों चूज़ किया, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अब ये कहाँ पर जाएगा, तो हम देखेंगे ये कहाँ पर, विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। कौन सी कंपनी ने बनाती है, दसो एविएशन बनाती है। ठीक है, राफेल को बनाने वाली कंपनी कौन सी है, फ्रांस की दसो एविएशन। और इनको कहाँ पर इनको डिप्लॉय किया जाएगा, INS विक्रांत। और विक्रमादित्य ये है हमारे पास, जानते हैं हम कितने हैं हमारे पास, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे इसमें एंटी शिप स्ट्राइक करने की क्षमता है, न्यूक्लियर हथियार लेकर के जा सकता है ये, और ये 10 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। ये बहुत बड़ा एक क्षमता है। और ये क्यों कर पाता है, क्योंकि इसकी ना हवा में रिफ्यूलिंग हो जाती है, और एक बार में 3700 किलोमीटर तक जा सकता है, और 2000 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा इसकी स्पीड है। तो कुल मिला, और हाँ एक चीज़ और है, 1 मिनट में ये नीचे से लेकर ऊपर तक 18,000 फीट की ऊपर तक पहुँच सकता है। इतनी तेज़ी से चलने वाला अभी तक कोई विमान नहीं है, इवन चाइना के पास भी नहीं है। अब अगर हम यहाँ देखें तो इसके पहले हमारी एक डील हो चुकी है, कितने हम ले चुके हैं, 36 ऑलरेडी राफेल किसके लिए ले चुके हैं हम लोग, एयरफोर्स के लिए। ठीक है, और ये डील हुई थी हमारी 2016 में, और 2022 में ये डील क्लोज हुई थी। क्लियर है। और इसी डील को लेकर के आप सब जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा शोर मचाया था विपक्ष ने, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अटैक किया था एक तरह से कि इतनी की डील इतनी महंगी क्यों पड़ी, वो सब मुद्दे हुए थे। बट वो पॉलिटिकल मुद्दा, हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। और आज जो हमारे जो एयरफोर्स की है, तो ये कहाँ कहाँ पोस्टेड है, तो एक तो है अंबाला में, और एक है आसाम हाशीनारा। ठीक है, ये एयरबेस है कहाँ पर, आसाम में है। ठीक है, आसाम जो अरुणाचल है वहाँ पर है। तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पे अंबाला में, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल पास में, वहाँ नहीं रखते कि अमृतसर में रखते हैं, इसलिए अंबाला में रखते, ताकि अगर उनके फाइटर जेट आए तो उनको अंदर तक आना पड़ेगा यहाँ तक, और तब तक तो हमारे इंटरसेप्टर काम कर देंगे। ठीक है, सो अब ये देखिए हाशीनारा कहाँ पर है, ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर है, आसाम अरुणाचल बॉर्डर वहाँ पर। अब अगर हम ये देखें तो ये डील कितने की हुई थी पुरानी वाली, ये 58,000 की, और करंट वाली डील कितने की है, 63,000। तो इससे भी बड़ी डील अब हो गई है। क्लियर है, हाँ बड़ी और महंगी बिल्कुल बिल्कुल। सो अब ये देखें कि राफेल एम कितना पावरफुल है, और हमारी नौसेना के लिए क्यों जरूरी था। आखिर हमने इसी को क्यों चूज किया, क्योंकि ऑलरेडी गोवा में हम देख रहे हैं कि बातचीत चल रही थी, गोवा में ट्रायल भी हुआ जिसमें राफेल और अमेरिका का जो है वो भी आया, तो उन्होंने भी ट्रायल दिया, दोनों ने ट्रायल दिया, और दोनों ही हम लेना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर बात आएगी कि हमने बोला हमें टाइम और ज़्यादा दे दीजिए इस डील को कंप्लीट करने के लिए, कि इसको हम पूरी तरह से लागू कर पाएँ। अमेरिका ने टाइम नहीं दिया, फ्रांस ने कहा ले लो भाई जितना टाइम चाहिए, तो फिर डील उनके साथ हो गई है। क्लियर है, आगे ये आएगा आपको पता चलेगा। सो अब अगर हम यहाँ देखें तो राफेल एम जो है इसका डिज़ाइन कैसे अलग है, इसके जो विंग्स हैं, जो पंखे हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। अब इसको कहाँ जाना है, ज़मीन पे तो रखना नहीं है, इसको रखना है एयरक्राफ्ट कैरियर में। अगर मान लीजिए 51 फीट से ज़्यादा लंबा कोई विमान है, फिर उसके डैने हम बोलेंगे विंग्स और भी बड़े होते हैं, तो इसको तो रखने में समस्या होती, तो क्या होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल फोल्ड हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज़ है, तो देखें कैसे भाई, ये लगभग 51 फीट का अगर मान के चलें, और वजन है 15,000 किलोग्राम, और इसकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी है 11,202 किलोग्राम, इतना इसमें तेल आ जाता है, और जिससे ज़्यादा देर तक तो उड़ ही सकता है। लेकिन हमने बताया ना ये कहाँ पे, एयर में इसकी रिफ्यूलिंग हो जाती है, जब रिफ्यूलिंग हो जाएगी तो चाहे जितना चाहिए। और इसको जो विंग्स कैसे हैं, फोल्डिंग, तो फोल्ड हो जाते हैं, तो फोल्ड हो जाएंगे, रखना आसान है। और इसकी रफ्तार 2205 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में इतनी लंबी दूरी तक ये जा सकता है। मतलब भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक ये बड़ी आसानी से जा सकता है। अब ये देखें कि कैसे पाकिस्तान के F-16 और चाइना के KJ-20 से बेहतर है। क्योंकि देखिए बेहतर है तभी हमने लिया, उनसे बेहतर कैसे होता है
कि अगर देखा जाए तो सिर्फ आज राफेल एम ही एक ऐसा विमान है, फाइटर जेट है, जो 1 मिनट में बिल्कुल 0 से 18,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। जो जितनी तेजी से जा पाएगा, देखिए ऊपर अगर आप रहेंगे तो आपको एज मिलेगी, नीचे की एक तो सारा आपको दिख रहा है, विजन में रहेगा, और आप अटैक बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? एक तो ये, और दूसरा ये क्या है, उड़ान भरने के मतलब अगर ये जाता है कहीं तो लगभग लगभग 3700 किलोमीटर तक लंबी दूरी तक जा सकता है, और बीच में अगर इसको रिफ्यूलिंग हो गई तो इससे ज़्यादा दूर तक जाएगा, और 10 घंटे तक उड़ सकता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इतनी दूरी तक जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 1.5 घंटा। इट मीन्स अगर इसको कितनी बार रिफ्यूल करते रहिए और 10 घंटे तक उड़ाते रहिए, क्योंकि हर मशीन की कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम कितनी देर उसको चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं 4-5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, तो इस तरह से इस विमान की कैपेसिटी एक बार में 10 घंटे तक लगातार चल सकता है, फिर उसको ठंडा होने का मौका देना पड़ता है और रिफ्यूलिंग हो सकती है। चलिए अब अगर हम ये देखें तो एक और बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसको कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा, इसको किया जाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। उसको जगह कम चाहिए भाई, लैंड होने के लिए क्या होगा, जगह कम चाहिए, फिर उसमें क्या होगा, डॉकिंग लॉक भी होगा। क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वहाँ पर जैसे उतरे, वो लैंड कर रहे हैं, लैंड करेंगे तो जगह तो कम है। अब इनकी स्पीड को कम करने के लिए क्या होता है कि एक हुक लगा रहता है, तो वो हुक किस में होता है, इसमें होगा, फाइटर जेट में होगा, और नीचे क्या होगा, एक तार होगा, जैसे वो जाएगा यहाँ हुक फंसेगा तो थोड़ी दूर तक जाके वो स्प्रिंग जैसा होता है, फिर रुक जाएगा, तो वो नहीं तो नीचे गिर जाएगा ना विमान, इसलिए तो ये सिस्टम इसमें है, तो कम जगह पर ये लैंड हो जाता है। अब इसमें जो मिसाइल्स हैं तो कैसी है, वो एंटी शिप मिसाइलें हैं, मतलब किसी भी कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर हो, कोई शिप हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हवा से हवा में और हवा से ज़मीन में कहीं पर भी ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी को भी, राइट। अब देखें और क्या चीज़ है कि इसमें जो मिसाइल्स हैं वो ऐसी हैं कि अगर पता चलता है कि किसी पनडुब्बी के बारे में हमारे को कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, ठीक है, सोनार सिस्टम जो लगा रहता है, हमारी भी अपनी सबमरीन्स पानी के नीचे होंगी, उनसे क्या हुआ, कोऑर्डिनेट्स पता चल गए यहाँ है, फिर उसका ये पीछा करेगा, और इससे में जो मिसाइल है उन कोऑर्डिनेट्स को उसमें सेट कर देंगे, तो दैन फिक्स, तो फिक्स, तो वो पता चला पानी के अंदर जाकर के भी किसी सबमरीन को इसमें जो लगी हुई मिसाइल से वो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। जबकि पानी में जो मिसाइल्स उसको क्या बोलते हैं, टॉर्पीडो, ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं टॉर्पीडो। बट इसमें जो मिसाइल्स हैं तो वो जाकर के उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये उनमें क्षमता है। अब देखते हैं, तो भारत की नौसेना के पास विक्रमादित्य है और विक्रांत है। तो ऑलरेडी हम देखें तो इन पर मिग 29 कहाँ से लिए थे हमने, माफ कीजिए, रशिया से। अब यहाँ देखें तो इन पे अब कौन से होंगे, ये राफेल एम की तैनाती होगी इनके ऊपर। तो इससे अगर देखा जाए तो ना केवल हम हवा में, पानी में और स्थल, तीनों ही जगह पे और ज़्यादा पावरफुल तरीके से अटैक करने में सक्षम हो जाएगा भारत। सवाल आता है कि भाई हमारे पास मिग 29 पहले से थे, हम मिग ही क्यों नहीं ले लेते, उससे हमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलना इजी रहता। रशिया के हम इतने समय से, इतने सालों से उन विमानों को चला रहे हैं। तो कई बार आप खबरें देखते हैं कि मिग 29 एक चलता फिरता ताबूत है, कॉफिन है। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इतने सारे उसके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्रैशेस हुए हैं, तो इसीलिए। क्लियर है? अब इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, अब यहाँ हम कहें कि क्यों नहीं लिया भाई, तो उससे बेहतर है, ठीक है। इसके फोल्डेड अगर हम देखें तो विंग्स हैं, ये कम जगह में लैंड कर सकता है, और इसमें क्या है, एक पूरी तरह से अगर देखें तो यहाँ पर हम देखें एडवांस रडार टेक्नोलॉजी जो मिग से बेहतर है, और क्या है, ज़्यादा हथियार ले जाने में ये सक्षम है। इसमें ज़्यादा मिसाइल्स तैनात की जा सकती है, एक साथ 5 मिसाइलें इसमें तैनात की जा सकती हैं। देन इसमें अगर हम देखें तो वायुसेना के पास ऑलरेडी पहले से राफेल है, तो जो हम सोचे मिग की जगह हमने क्यों लिया, तो राफेल ऑलरेडी है। तो जब बात आती है इसकी रख रखाव की, मेंटेनेंस की, तो उनके लिए भी तो रख रखाव किया जा रहा है, उनके भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर एक जैसे ही ले लेंगे, मरीन के लिए भी और एयरफोर्स के लिए भी, तो बेहतर रख रखाव तब भी हो जाएगा। क्योंकि हम मिग के लिए अगर बोलते, जिस तरह का जस्टिफिकेशन देते, वो तो यहाँ भी सेट हो रहा है कि राफेल भी हमारे पास ऑलरेडी है। तो देखिए, इसके उपकरणों और रखरखाव और ट्रेनिंग पर क्या होगा, ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, जो मिग के लिए हमारा एक लॉजिक बनता। सो ये देख लीजिए। अब ये एक और बड़ा रीज़न है, और वो बड़ा रीज़न क्या है कि देखिए क्या हुआ कि जब हमें चाहिए थे तो कई लोगों से बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो यहाँ पर गोवा में फ्रांस के साथ और अमेरिका का बोइंग 18 और राफेल, इनका टेस्ट हुआ। जब दोनों का टेस्ट हुआ तो पूछा भारत ने कि भाई देखो, ऐसा हमें ना टाइम पीरियड चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई, अमेरिका ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया बोइंग ने कि हम नहीं दे पाएंगे आपको इतना लंबा समय। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो कौन बचेगा, एक ही ऑप्शन बच रहा था, तो चलो भाई फ्रांस।
तो राफेल ले लिया। सीधा सा सिद्धांत है कि हमें जो चीज़ टाइम पीरियड इसके लिए चाहिए कि हम भुगतान कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। और काय के लिए होता है, आप जमीन का सौदा कहीं पे करते हैं तो क्या होता है, बोलते भैया 3 महीने चाहिए, बोलते हैं कि नहीं। तो ये इंडिया के साथ प्रॉब्लम है ना भाई, इतने ऑलरेडी हमारे पास पड़ा नहीं है फॉरेक्स में कि उठाया और दे दिया, और भी काम करने होते हैं। सो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन थे बहुत ही लिमिटेड। इससे एक बेनिफिट और होता, वो बेनिफिट क्या है हमारा, कि ये जो फ्रांस के साथ हमारे जो रक्षा संबंध है और ज़्यादा बेहतर होंगे, और इससे कुछ बेनिफिट होगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। यस, बिल्कुल होगा। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स की, तो ऑलरेडी P5 का मेंबर फ्रांस भी है, ठीक है, P5 का मेंबर है। एक और चीज़ है, देखिए क्या है, ट्रंप का जो प्लान था, कौन सा वाला जानते हैं, गाजा स्ट्रिप का, क्या है उसका प्लान, उसके अगेंस्ट फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, जर्मनी भी, और इंडिया ने भी ट्रंप के उस प्लान का के फेवर में नहीं था। तो कई बार हम देखते हैं कि आजकल ठनी हुई है किस किस के बीच में, फ्रांस और यूएस के बीच में, जैसे कनाडा के साथ चल रहा है उनका। तो यूरोप के देश भी चाह रहे हैं कि जिस तरह की ट्रंप की नीतियां हैं, इनसे दुनिया को नुकसान होने वाला है, क्योंकि ना केवल टैरिफ की पॉलिसीज बल्कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बहुत ज़्यादा आक्रामक है और उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। इसके कंपैरिजन में अगर देखें तो फ्रांस की जो पॉलिसीज़ हैं बहुत ज़्यादा ये स्टेबल हैं, इन पे हम भरोसा कर सकते हैं। और देखिए समय के साथ बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। कभी अगर आपको ऐसा लगे कि हमने भले इन्हें सपोर्ट किया लेकिन ये उतने अच्छे प्रत्युत्तर में हमारे लिए उतने अच्छे दोस्त या सहयोगी नहीं बनेंगे, तो विदेश नीति चलती इसी प्रकार से, ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड होता, ना ही कोई परमानेंट हमारा एनिमी होता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। नहीं तो हम चाहते तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो प्रेशर डाल करके अभी ये डील के लिए इंडिया को बोलते तो भी चीज़ें बदल सकती, क्योंकि अब मीटिंग कब हो रही है, जनवरी में आ चुके डोनाल्ड ट्रंप, और इसको फाइनलाइज कब किया जा रहा है, 23 अप्रैल को। लेकिन तब तक ट्रंप को देख चुके भैया 100 दिन में तुमने क्या किया। गोवा में ट्रायल हुआ था, गोवा में ट्रायल हुआ था, समुद्र के किनारे ट्रायल होगा ना, तो बोइंग 18 का और राफेल एम का ट्रायल हुआ था गोवा में, और फिर चीज़ें फाइनलाइज करनी थी। तो इंटरनेशनल अगर हम वहाँ पर देखें डिप्लोमेसी वाले एरिया में, तो भारत और फ्रांस के संबंध मजबूत होंगे। और फ्रांस आज नहीं, बहुत पुराने समय से, नेपोलियन से भी पहले, लुई 16 लुई 14 के समय से यूरोप को लीड कर रहा है, क्योंकि यूके अलग एक आइलैंड के तौर पे अलग थलग होता था, वो कोई मतलब नहीं रखता था क्या चल रहा है। और पुराने समय से हम देखते हैं कि फ्रांस के भारत के साथ संबंध अच्छे रहे। कोई ऐसा एग्जाम्पल है पुराने समय का, बताइए, 1799 के पहले का। यहाँ का एक नवाब था मैसूर का, टीपू सुल्तान, उसने अपने आप को क्या कहा, जैकोबिन, उसने अपने आप को जैकोबिन क्लब का मेंबर बनाया, सिटीजन टीपू कहा उसने, और फ्रांस ने ही यहाँ पर ट्रेन किया था उसकी सेना को। हालांकि वो स्टार्ट हो चुका था हैदर अली के टाइम से। तो हमारे संबंध फ्रांस के साथ बहुत अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, पुराने समय से। और यहाँ पर जितने भी अगर हम देखें तो फ्रांस की जो कॉलोनीज थी, हमें किसी पर सैनिक कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, पुलिस कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। गोवा में करनी पड़ी थी, पुर्तगीज थे, वो नहीं दे रहे थे आसानी से, लेकिन फ्रांस ने क्या किया, जहाँ जहाँ फ्रांस की कॉलोनीज थी, फ्रांस का ओके ठीक है लो। अरे फ्रांस तो वो देश है जिसने अमेरिका की स्वतंत्रता में योगदान दिया। फ्रांस के एक जनरल थे लाफायेत, वो लड़ने गए थे युद्ध, और बाद में फ्रांस ने वो स्टैचू ऑफ क्या दिया है, लिबर्टी। और उसी तरह से भारत की स्वतंत्रता में फ्रांस का योगदान रहा है। क्लियर है। सो चलिए, हमारे उनके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, और अब संबंध हमारे और प्रगाढ़ होंगे, और अमेरिका को भी ये पता चल जाएगा कि भाई आप अकेले नहीं हो, और भी हमारे दोस्त हैं। और रशिया को भी ये पता चल जाएगा कि आप अकेले नहीं हो जिस पे हम डिपेंडेंट हैं। क्योंकि हुआ क्या था कि रशिया और यूएसए ये आपस में खेलते थे, इंडिया को फुटबॉल जैसा बना रखा था, जब मन करता वो इधर से लात मारता, उधर से लात मारता, वो स्थिति थी इंडिया की। अब वो स्थिति नहीं रहेगी, हमने एक तीसरा भी पार्टनर, इतना मजबूत पार्टनर चुना है जहां पे हम जा सकते, ऑप्शंस मिल गए। तो ये फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में आप ध्यान रखें। बाकी हमारी प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो अब भारत पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर के उभरेगा। क्लियर है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके काफ़ी काम आएगी ये खबर, और ये करंट से है, जस्ट आप अगर कल के अखबार देखेंगे तो वहाँ मिलेगा। और आज तक लगातार इस पर खबरें चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? क्योंकि ये एक बड़ी डील है, और ये पॉलिटिकली नो डाउट मोटिवेटेड तो रहेगा ही रहेगा मुद्दा, क्योंकि अपोजिशन को तो चाहिए कुछ ना कुछ
ठीक है। सो चलिए, थैंक यू सो मच आज के इस टॉपिक के लिए कि आपने इतने धैर्य से सुनते हैं मेरी बातों को। अब इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। और क्या करेंगे, इसका इंग्लिश वाला जो वर्जन है वो भी आपको मिल जाएगा। आप चाहेंगे कहाँ, हाजील आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पर जाइएगा और वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट, थैंक यू सो मच।